यूनिक और कम जानी पहचानी जगह की तलाश में मैं पहुंचा सातारा के एक छोटे से गांव में। इस जगह ने यहाँ के नज़ारों ने मुझे सरप्राइज कर दिया। सुबह की ताज़ी ठंडी हवा, चारों तरफ शांति, पर साथ में पंछियों की किलबिलाहट। ऐसे लग रहा था बस यही बैठ जाओ और सामने के नज़ारों को देखता रहो। अब मैं हूँ काठी विलेज में। काठी विलेज सातारा के पाटन तालुका में आता है। यहाँ तक कैसे आना है मैं आपको वीडियो में बाद में बताऊँगा। एक्चुअली कल रात थोड़ा मैं देरी से यहाँ पहुँचा था और ट्रैवल की वजह से बहुत थक भी गया था, तो बस खाना खा के सो गया। और अब ये सुबह देखो, हाथ में चाय और सामने ये नज़ारा। मिस्टी मॉर्निंग का ये नज़ारा कुछ अलग था। नीचे चारों तरफ फैला हुआ जंगल, आसमान में धीरे धीरे फैलता उजाला और धुंधला सा दिखने वाला कोयना डैम का बैकवाटर के इस पूरे एरिया को ऑक्सीजन वैली भी कहा जाता है। इतनी प्यारी सुबह का एहसास हम शहर के लोगों को बहुत कम बार मिलता है। ऐसी जगह पर आना अपने आप में मेडिटेशन जैसा लगता है। अब मैं जा रहा हूँ दातेगढ़ किला देखने के लिए। दातेगढ़ किला एक छोटा सा पर बहुत ही खूबसूरत किला है। मैं जहाँ पे स्टे कर रहा हूँ बैकवाटर्स केबिन, यहाँ से ये किला लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। इस किले की जानकारी देने के लिए मेरे साथ चल रहे विशाल कदम। विशाल कदम यही काठी विलेज से है और बैकवाटर्स केबिन में काम भी करते हैं। तो चलिए विशाल, निकलते हैं हम लोग। दातेगढ़ देखने निकला ही था कि दूर दूर तक बहुत सारी विंडमिल्स नजर आई। कल रात के अंधेरे में स्कूटी की हेडलैम्प्स की रोशनी में ये विंडमिल्स थोड़ी थोड़ी धुंधली सी दिख तो रही थी, लेकिन ये इतनी ज़्यादा संख्या में होगी इसका अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था। सातारा से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर चाड़केवाड़ी गांव है। यहीं से पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। चाड़केवाड़ी से शुरू होकर पाटन रोड पे लगभग 19 से 20 किलोमीटर तक फैला हुआ ये प्रोजेक्ट एशिया के सबसे बड़े विंडमिल्स एनर्जी प्रोजेक्ट्स में से एक है, जहां करीब 2000 पवन चक्कियां इस प्लेटू पर लगाई गई है। ये जगह एक्सप्लोर करने के लिए प्राइवेट व्हीकल ही बेस्ट ऑप्शन है। इतनी सारी विंडमिल्स एक साथ में पहली बार देख रहा था। ये नज़ारा इतना खूबसूरत और यूनिक था कि मैं अपने आप को इनके फ़ोटो और वीडियो लेने से रोक नहीं पाया। दूर दूर तक फैले हुए प्लेटू पे लगाए गए ये विंडमिल्स देखने में कमाल लग रहे थे। ऐसे लग रहा था मानो हवा से घूमने वाले इन विंडमिल्स के विशाल पंख आसमान और ज़मीन को एक साथ छू रहे हो। इस रास्ते से जाते समय दिखाई देने वाला ये नज़ारा सच में अद्भुत था। लेकिन हमें दातेगढ़ पहुंचना था, तो हमने सोचा कल फिर से यहाँ आएंगे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ विंडमिल वाले रास्ते पर ही खूबसूरती थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, रास्ते और भी ज़्यादा खूबसूरत होते गए। शहर के ट्रैफिक से दूर ऐसे नज़ारों के बीच इन सड़कों पर गाड़ी चलाने का मज़ा ही कुछ और है। ये एहसास शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अब हम दातेगढ़ के बेस पॉइंट तक आ गए हैं। अगर आप पाटन से यहाँ आने वाले हो तो यहाँ तक का डिस्टेंस 6 से 7 किलोमीटर है और पाटन से आपको ऑटो रिक्शा मिल जाएगी। पर अगर आप सातारा से यहाँ आ रहे हो तो यहाँ तक का डिस्टेंस 60 किलोमीटर है और बस सर्विस कोई भी डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, तो आपको यहाँ आने के लिए प्राइवेट व्हीकल से ही आना होगा। दातेगढ़ पहुँचते पहुँचते धूप तेज हो गई थी। अब समझ आ रहा था कि विंडमिल्स के चक्कर में यहाँ पहुँचने में देरी हो गई।
छोटे रास्ते पर खिले खूबसूरत फूलों को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। झाड़ियों की वजह से धूप कम महसूस हो रही थी। अचानक देखो हमें कौन दिख गया। हार्डली 5 मिनट का वॉक किया है हमने और हम ऑलमोस्ट किले तक पहुंच गए। ये देखो, ये ऊपर की तरफ दिख रहा है, ये है दातेगढ़ फोर्ट। तो इजी ट्रैक कह सकते हैं इसे, ज़्यादा कुछ इतने एफर्ट्स नहीं है। बेस पॉइंट तक आपकी व्हीकल आ जाती है और 5 से 10 मिनट में आप ऊपर पहुंच जाते हो। सोचा था अभी थोड़ा और रास्ता बाकी होगा, लेकिन उससे पहले ही हम पहुंच गए दातेगढ़ के मुख्य द्वार पर। आहा हा, मूर्ती बघ, गणपतीची पण आहे या बाजूला। कसला जबरदस्त आहे बघ, मस्त है यार। जस्ट अभी इस प्रवेश द्वार से हम अंदर आए हैं और यहाँ पे कितनी खूबसूरत हनुमान जी और गणपति बापा की मूर्ति का कोरीव काम पत्थर में किया गया है, तराशा गया है उनको पत्थर में। बहुत खूबसूरत है। गणेश जी और हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर हम सीढ़ियों से ऊपर की ओर आ गए। ऊपर आते ही नजर पड़ी एक लगभग 50 फीट गहरे चट्टानों को खोद कर बनाए गए अद्भुत कुएं पर। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक मानवीय रचना का अनोखा नज़ारा। मैं जहाँ पे आया हूँ वो एक पत्थर में खोदा गया बहुत बड़ा कुआं है और इस कुएं का आकार तलवार की तरह है। जैसे जैसे हम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, ऐसे लग रहा था मानो किसी अलग ही दुनिया में कदम रख रहे हो। पानी तक पहुंचने से ठीक पहले बाईं ओर नजर आया चट्टानों में बना छोटा सा महादेव मंदिर। ऊपर नजर गई तो दिखाई दिया इस कुएं का तलवार जैसा आकार। तो अब ये सीढ़ियाँ उतर के मैं नीचे आ गया हूँ और ये कुआं मैंने देखा, अद्भुत है, अद्भुत। मतलब मैं लिटरली ऐसा क्या बताऊँ, शॉक में हूँ कि किस तरीके से इस कुएं को खोदा होगा। एक पत्थर में 50 फीट तक इतना गहरा कुआं खोदना उस ज़माने में, अगर आज भी हम ये चीज़ करने बैठेंगे तो कितने दिन लगेंगे, कितने कष्ट होंगे और कितनी मशीनरी लगेगी। उस ज़माने में जब कुछ मशीनरी नहीं थी, कुछ नहीं था, तब कैसे इसे पत्थर में खोदा होगा या तराशा होगा, पता नहीं। 15वीं सेंचुरी में दातेगढ़ शिर्के घराने के नियंत्रण में था। इसके बाद बहमनी सेनापति ने शिर्कों को हराकर इस किले को अपने राज्य में शामिल किया। जब बहमनी सल्तनत टूट गई तो ये किला आदिल शाही के पास आ गया। 1572 में पाटनकर परिवार को इस किले की देशमुखी दी गई थी। अफजल खान के वध के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह किला जीत लिया। छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद किला कुछ समय मुगलों के पास चला गया था, पर 1689 में मराठों ने इसे फिर से जीत लिया। आगे चलकर ये किला पेशवों के पास आ गया और अंत में ब्रिटिशर ने इसे अपने कब्जे में कर लिया। दातेगढ़ का दूसरा नाम सुंदरगढ़ भी है और वाकई में यह गढ़ बहुत ही सुंदर है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने इस गढ़ को सुंदरगढ़ ये नाम दिया था। किले के चारों तरफ घूम के ऊपर से नीचे देखने वाला नज़ारा थोड़ी देर में देखता रहा और फिर हम निकल पड़े हमारी स्टे लोकेशन की तरफ। रिफ्रेशमेंट के लिए एक जगह रुके ही थे कि वही एक दादी को राशन से कुछ सामान लाना था, तो मैं उनके साथ चल पड़ा सामान लाने। रास्ते में उनसे कुछ बातें हुई, आखिर में उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया। यही असली मज़ा है सफ़र का। नए लोग मिलते हैं, बातें होती है, बहुत कुछ सीखने मिलता है और सबसे बड़ी बात, धीरे धीरे हम और भी हम्बल बनते जाते हैं। दातेगढ़ देख के हम पहुंच गए मेरे स्टे लोकेशन पर। यह है बैकवाटर्स केबिन। शहर की भागदौड़ से दूर
पाटन तालुका के काठी गांव में बसी एक ऐसी जगह जहां एक बार आ जाओ तो यहां से वापस जाने का मन नहीं करता। ये जगह सातारा से करीब 46 किलोमीटर्स और पाटन से लगभग 28 किलोमीटर्स की दूरी पर है। बैक वाटर केबिन्स में रहने के लिए दो तरह के ऑप्शंस मिलते हैं, प्रीमियम केबिन्स और इको हट्स। मेटल कंटेनर से बने ये रूम्स काफ़ी यूनिक हैं। रिमोट लोकेशन में होने के बावजूद यहाँ ठहरने के लिए ज़रूरी हर सुविधा दी गई है। बड़े ग्रुप्स के लिए भी यहाँ एकोमोडेशन अवेलेबल है। यहाँ से दिखने वाला कोयना डैम का बैक वाटर और आसपास की पहाड़ियों का व्यू लाजवाब है। ऐसी पीसफुल जगह पर अपनों के साथ बिताया हुआ वक्त आपको ज़रूर खुश कर देगा। शाम के वक्त हम निकल पड़े सनसेट का नज़ारा देखने केटू पॉइंट पे। केटू पॉइंट तक का रास्ता वाकई कमाल का था। दूर तक फैली लाल मिट्टी की सड़क, दोनों तरफ हरियाली और सामने ढलता हुआ सूरज। कुछ ही देर में हम पहुँचे केटू पॉइंट पे। यहाँ से दिखने वाला नज़ारा बस देखने लायक था। अब मैं आया हूँ केटू पॉइंट पे। केटू पॉइंट बैकवाटर्स केबिन से हार्डली 10-15 मिनट्स की दूरी पर है। ये पॉइंट फेमस है कोयना डैम के बैक वाटर के पैनोरामिक व्यू के लिए, और उससे भी ज़्यादा फेमस है यहाँ के सनसेट के लिए। तो अभी ऑलमोस्ट वक्त हो चुका है सूरज ढलने का, तो ये नज़ारा अब मैं एंजॉय करने वाला हूँ। चारों तरफ सोनकी के पीले फूल फैले थे। सामने आसमान डूबते सूरज के साथ लाल नारंगी हो गया था और वही रंग मानो पिघलकर पानी में उतर गया था। इन सब नज़ारों ने मुझे एकदम से शांत कर दिया। इस सनसेट को देखकर एक बात समझ आई, सूरज भी दिन भर जलने के बाद जब ढलता है तो दिन के सबसे खूबसूरत रंग दिखाकर जाता है। इसी तरह हमें भी गुस्सा, शिकायतें और दुश्मनी छोड़कर मुस्कुरा देना चाहिए, माफ करना चाहिए, जाने देना चाहिए। यही इंसान का असली खूबसूरत रंग है। किसी बात को मुस्कुरा कर जाने देना, यही जिंदगी का सबसे सुकून भरा सबक है। आई नो, थोड़ा ज्यादा हो गया। अब वक्त था डिनर का। बहुत ज्यादा भूख लगी थी। यहाँ के विलास भाऊ कमाल के कुक हैं। कसली भाजी आहे भाई? कुरडूची भाजी. कुरडूची भाजी. हा. नाव ऐकलं नाहीये कधी मी. आणि पावसाळ्यात 2 महिने येते. अच्छा. रानटी कुरडूची भाजी. आज के मेनू में था कुरडूची भाजी। ये देखिए, ये है कुरडू का चाय, और आज पहली बार मैं इसकी भाजी खाने वाला था। अलग टेस्ट है, अच्छी है। खाना खा के बाहर टहलने के लिए निकला था। बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा है, घना अंधेरा है, पर आसमान के तारे साफ दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ के विंड मिल्स के कुछ लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स लिए, मैं आपको दिखाता हूँ। आज मेरा यहाँ पर सेकंड डे है और आज के दिन की शुरुआत मैं कर रहा हूँ धारेश्वर शिव मंदिर से। धारेश्वर शिव मंदिर इस जगह से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर है और पाटन से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर का कुछ ऐतिहासिक महत्व भी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। काठी गांव और इसके आसपास का इलाका आज दूसरे दिन भी मुझे लगातार सरप्राइज कर रहा था। ये रास्ते, दोनों तरफ के खूबसूरत नज़ारे
और साथ में चलती हुई विंड मिल्स। लगभग आधे घंटे का सफ़र तय करके हम पहुँचे धारेश्वर शिव मंदिर। पाटन से 17 किलोमीटर्स और सातारा से तकरीबन 49 किलोमीटर्स दूर ये मंदिर सह्याद्री के पहाड़ों के बीच बसा हुआ है। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के काल में खोदी गई गुफा में ये शिव मंदिर और श्री राम मंदिर स्थित है। प्रभु श्री राम और पांडवों के पद स्पर्श से पावन ये जगह एक पवित्र तीर्थ स्थान मानी जाती है। मंदिर के ऊपर की चट्टान से ठंडे पानी की धारा साल भर बहती रहती है और उसी के नीचे नहाने का आनंद यहाँ आने वाला हर व्यक्ति जरूर लेना चाहता है। भगवान जी के दर्शन करके हम फिर से एक बार विंडमिल्स देखने निकल पड़े। कल के फोटो सेशन से मन नहीं भरा था, क्योंकि वो जगह ही ऐसी है जहां बार बार जाने का मन करे। पिछले महीने कास पठार पे देखे हुए कुछ फूल यहाँ भी दिख गए। दूर दूर तक फैला हुआ ये प्लेटू है और इस पे बहुत सारी विंड मिल्स लगाई गई है। इन विंड मिल्स को एक साथ घूमते हुए देखना एक अलग एक्सपीरियंस है। तेज चलने वाली हवा, सरकते हुए बादल, घूमती हुई पवन चक्कियां, बस ये सब देखते रहो। वापस स्टे की तरफ जाते हुए रास्ते में एक तालाब दिख गया। थोड़ा वक्त वहां गुजारा और फिर लौट आए अपने रूम पर खाना खाने के लिए। अचानक शुरू हुई बारिश ने इस जगह का तो पूरा रूप ही बदल दिया था। काफ़ी देर तक ये बारिश चलती रही। जब मैं लंच कर रहा था तब अचानक से क्लाइमेट चेंज हो गया। काले बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। अब फिलहाल तो बारिश रुकी है, पर नज़ारा देखो कैसे है ये। बादल अभी भी बीच बीच में गरज रहे। देखते हैं अभी कैसा है। सनसेट देखने और एक पॉइंट जाना था, पर पता नहीं अभी वो हो पाएगा कि नहीं। यहाँ पे क्लाइमेट ऐसे चेंज होते रहता है। अभी तो फिलहाल लाइट भी गई है। ये ऑफबीट लोकेशन है, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे होती रहती है। सब कुछ और भी फ्रेश लग रहा था, पर एक बात समझ आ गई थी कि आज सनसेट का कल जैसा नज़ारा देखने नहीं मिलेगा। पर कहते हैं ना, ऊपर वाले के पास हमसे बेहतर प्लान्स होते हैं। सूरज ढलते ढलते आसमान के रंग कुछ ऐसे बदले कि नज़ारा तो और भी कमाल का हो गया। बादल छाए थे, फिर भी आसमान लाल नारंगी चमक रहा था और उसी रंगों के बीच बिजलियां खेल रही थी। वाकई में ये तो जादू था। आज यहाँ से निकलने का दिन था। आसमान काफी साफ था। सूरज की किरणें ऊपर आना शुरू हो गई थी। सोचा एक बार फिर से इस जगह को देख लूं। अब आप मुझे बताओ कि ऐसी जगह छोड़कर फिर से डेली रूटीन में आना किसे अच्छा लगेगा। पर क्या करें, निकलना तो पड़ता है। मिलते हैं अगले सफ़र में।